हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। क्लास 10th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइस, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। कल हम लोगों ने कुछ रीजन में हम लोगों ने बात करी एजुकेशन के बारे में। हमने आपको बताया कुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, प्लांटेशन वर्कर असम के बारे में, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के बारे में। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अभी बात करते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसऑबिडेंस। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। फरवरी 1922 में जो महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने लॉन्च करा था वो उसको विड्रॉ करेंगे। क्यों? क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, और तुम लोग एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हो, बट कोई बात नहीं, कर दो, नुकसान आपका ही होगा, कोई बात नहीं। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको ये लगा कि जो मूवमेंट है ना वो वॉयलेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा जगह पे, और सत्याग्रही जो होते हैं, जो सत्याग्रही जो हैं उनको ट्रेन किया जाना अभी बहुत ज़रूरी है। अभी वो लोग मास स्ट्रगल जो है, अभी वो लोग जो सत्याग्रही हैं उनके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। तो विद इन द कांग्रेस, क्योंकि क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, इस पर भी वीडियो बना दूंगी मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जितना इस पर लिखा है अभी बुक में उतना जानते हैं, और पहले वो आप शॉर्ट वाले वीडियोस देख लेना, उसके बाद ये सारे लेक्चर्स देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इन्होंने ये इसलिए विड्रॉ करा बिकॉज चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था वहाँ पे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उनको ये लगा गांधी जी को कि ये जो मूवमेंट है ये तो नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, अब ये वायलेंट हो रहा है, तो अब हमें इस मूवमेंट को विड्रॉ कर देना चाहिए, और जो सत्याग्रही हैं उनको भी प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, जिससे पहले अगर वो मास स्ट्रगल में जाते हैं तो अब उनको ट्रेनिंग की नीड है। विद इन द कांग्रेस आप देखोगे कुछ लीडर्स ऐसे थे जो बहुत ही थक चुके थे ये मास स्ट्रगल से, ठीक है, और वो चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें प्रोविंशियल काउंसिल के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ये सेटअप करा गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं विद इन द काउंसिल। मैंने भी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग ऐसे थे जो काउंसिल्स के जो इलेक्शंस थे उसको बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे। उन लोगों को लगा कि वो काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ही जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है वो जो हमारे लिए बना रहे हैं वो उसको उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रूली डेमोक्रेटिक तो नहीं है ना जो काउंसिल बना है, तो इसके लिए भी वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो जो चित्तरंजन दास जी जो थे और जो मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस, और उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में जाएंगे, मतलब काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो यंगर लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने एक रेडिकल मास एजिटेशन करा, और उन्होंने डिमांड करा कि नहीं, अब ये डोमिनेंट स्टेटस बहुत हो गया, अब चाहिए हमें फुल इंडिपेंडेंस। ऐसे सिचुएशन जो मतलब एक इंटरनल सी डिबेट टाइप की हो रही थी, ठीक है। दो फैक्टर थे जिन्होंने इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उनको शेप करने का काम किया दोबारा से लेट 1920s में। पहला तो ये था कि जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है वो, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस हैं वो गिर रही हैं फ्रॉम 1926 ऑनवर्ड्स, और कोलैप्स हो गई 1930 के बाद में ही। और जैसे ही एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ी, जो गुड्स थे, ऑब्वियस सी बात है जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, ठीक है, उसकी जब डिमांड आई वो तो बर्बाद ही हो चुके थे, और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो चुके थे, तो क्या डिमांड फुलफिल करते ये लोग। जो पीजेंट्स थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगी अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में, उसको बाद में हार्वेस्ट करने में, सेल करने में। एंड सबसे मेन चीज़ थी, उसको उन लोगों को डिफ़िकल्टीज इसलिए भी हो रही थी क्योंकि उनको ना रेवेन्यू पे करना था, उनके पास पैसे थे नहीं। और 1930 के वाला जो टाइम पीरियड था, 1930 वाला, आप देखोगे जो कंट्री साइड में एक टर्मोइल वाली सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी। अब इस जो ये बैकग्राउंड था, अभी जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि क्या सिचुएशन चल रही थी इकोनॉमिक फ्रंट पे, और जो इंडियन जो पॉलिटिक्स थी वहाँ पे क्या चल रही थी, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक ब्रिटेन में ना इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे टोरी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, वहाँ पे टोरी गवर्नमेंट, नई टोरी गवर्नमेंट आई थी एक्चुअली वहाँ पे। तो इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट में जो नई टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करा अंडर सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के अंडर में, जिसके मतलब वो हेड थे। अब देखना इस कमीशन का काम क्या था। इस कमीशन का काम ये था कि ये कमीशन इंडिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया में और जो भी उसकी फंक्शनिंग है उसकी वो देखभाल करेगा, नॉट देखभाल करेगा, उसको वो टेस्ट करेगा, चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, उसमें जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं उसमें, उसको वो बताएंगे ये सारे कमीशन के लोग, और जो हमारे इंडियंस हैं वो चेंजेस करेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई इसमें? प्रॉब्लम ये हुई कि जो कमीशन थी उसमें कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, ये प्रॉब्लम थी। सबके सब ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स के साइड से थे। अब सोचो
आप हमारे घर में आ रहे हो रहने के लिए बिना परमिशन के कुछ भी, तो परमिशन लेनी बनाने की, जो मन में आया खुद ही कर दिया, उसमें प्लस हमारे घर के कोई लोग ही नहीं है और तुम हमें ही सजेस्ट करने आ रहे हो, तो ये कौन ही एक्सेप्ट करेगा? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे अंग्रेज़ थे, कोई भी इंडियन था नहीं। तो जो साइमन कमीशन जब इंडिया में आया 1928 में आया था, लोगों को तो पता था कि आने वाला है, और जब ये आया तो ब्लैक कलर का जो फ्लैग था, इन लोगों ने ब्लैक कलर का फ्लैग लिया, उस पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था गो बैक साइमन। इस तरीके से इन लोगों ने, इस स्लोगन से साइमन कमीशन का इन लोगों ने वेलकम करा बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी पार्टीज थे इंक्लूडिंग द कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग भी थी, उन्होंने सारे जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, उसके फेवर में, मतलब कि हाँ हम भी उसके अगेंस्ट में ही हैं। तो जो मुस्लिम लीग वगैरह हैं, जो भी कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, सब ने पार्टिसिपेट करा था इस वाले डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने ये अनाउंस करा अक्टूबर 1929 में कि हम आपके लिए एक ऑफर लेके आ रहे हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम मतलब इंडिया को हम एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। बट आपको उसके लिए हमारे साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा आपके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। अभी तक जो भी चल रहा है ना, मैंने आपको ये नेशनलिज्म इन इंडिया का जो भी टॉपिक था, मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है, बिकॉज आपकी बुक में उससे भी ज़्यादा शॉर्ट में दे रखा है। ये जो मैं बता रही हूँ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये साइमन गो बैक वाला जो ये सीन था, स्लोगन था, सॉरी, इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो गया था, बीच में बहुत सारे से इंसिडेंट ऐसे हुए थे। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये नहीं सोचना कि समझ में नहीं आ रहा और पता नहीं क्या, तो इस वजह से ऐसा मत करना कि स्किप कर देना, पूरा देखो, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पेक्ट्रम वाला जो सीरीज़ है YIS का, आप वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ पे डिटेल में सब कवर किया गया है, जबकि मैं भी कर दूँगी लास्ट में इसके, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम आपको जा रहे हैं डोमिनियन स्टेटस देने। अब सोचो, डोमिनियन स्टेटस कब का इन लोगों ने मांग रखा है? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था 1921 में, तभी का। और ये 1929 में आकर के हम लोग को ये 8 साल के बाद डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप लोग अपना संविधान खुद बना सकते हो। तो आप हम लोग के साथ अपना संविधान डिस्कस करो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इन फ्यूचर, आप हमारे साथ वो डिस्कस करो, ठीक है। ये जो कांग्रेस लीडर्स हैं ना, इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हुए। जो रेडिकल्स थे कांग्रेस में ही, जिसके लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज ये लोग अभी उस टाइम पे यंग थे और बोलते ना गर्म खून, ठीक है, वही था इन लोगों का। वो ज़्यादा ज़िद्दी थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा असर्टिव हो गए। जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, जिन्होंने प्रपोज करा था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, उन्होंने अपना ग्रेजुअली उनका इन्फ्लुएंस भी ख़त्म होने लगा। दिसंबर, अब देखोगे 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे उसके प्रेसिडेंट, लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे ये लोग बोले कि ना, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो अभी कभी भी पेपर में आए कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कब करी गई थी, तो दिसंबर 1929 वाला जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे उसमें लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पे डिमांड हुई थी कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब वो टाइम गया कि अब जब हम लोग डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, अब नहीं चाहिए, अब चाहिए तो पूरा भारत चाहिए हमें, ला के दो, ठीक है, और तुम लोग जाओ यहाँ से। और ये डिक्लेयर करा गया उसी टाइम पीरियड में कि, मतलब उसी दिन ये डिक्लेयर करा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जब पीपल, जो जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के, वो प्लेज, मतलब शपथ वगैरह लेंगे। ये शपथ लेंगे, ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए हैं, वो ये शपथ लेंगे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जो भी स्ट्रगल होंगे इंडिया की तरफ से, हम वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो सेलिब्रेशन थे, जो ये क्या नाम है इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने ये जब कहा था, तो उससे ना बहुत कम लोग अट्रैक्ट हुए। उनका जो अटेंशन था, बहुत कम लोग ही उधर अट्रैक्ट हुए, लोगों ने ज़्यादा अटेंशन दिया नहीं। तो महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने एक नया आइडिया ढूंढा, ठीक है। और ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे एट दैट टाइम के, तो उन्होंने नया आइडिया निकाला। उन्होंने ये सोचा कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, और हम ऐसे करेंगे जो नॉर्मल जो सेक्शन ऑफ पीपल हैं, जो बिल्कुल पूरा से पूरा सेक्शन ऑफ जो लोग हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करें। तो यहाँ से अब सॉल्ट मार्च के बारे में आपने सुना होगा, जस्ट अ मिनट, यस, आते हैं सॉल्ट मार्च पे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं क्यों, बट हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई मीन मॉडर्न हिस्ट्री इज़ क्वाइट गुड देन एंशिएंट वन, एनीवे, जोक्स अपार्ट। सो अभी आगे बढ़ते हैं, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना। क्यों सॉल्ट को ही क्यों माना? उनको लगा कि ये नेशन को,
यूनाइट करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना वो गरीब के गरीब घर में भी पाया जाता है। और ये जो अंग्रेज़ थे ना ये उस पर भी टैक्सेस लगाते थे, इतने वाहियात किस्म के तो ये अंग्रेज़ थे। तो 30 जनवरी को क्या हुआ, 1930 जनवरी को इन्होंने एक लेटर सेंड करा वायसरॉय इरविन को। उसमें इन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी। ठीक है, 11 डिमांड के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। चलो बात कर ही लेते हैं। कुछ इनके जनरल इंटरेस्ट वाली डिमांड थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी डिफरेंट क्लासेस की, और जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और पीजेंट्स वगैरह भी आते थे। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे जो आइडिया था इन सारे डिमांड को बनाने का वो सब मिलजुल के बनाया था। ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी जी के मन में आया कि हाँ हमें डिमांड रख देते हैं तो उन्होंने वो डिमांड रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितनी भी सोसाइटी थी सबको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी डिमांड थे उनके ये बनाए गए। और क्योंकि गांधी जी ने भी ऐसा भी सोचा था ना कि अगर हम सबको ध्यान में रख के बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे और हम एक जो यूनाइटेड कैंपेन है वो लॉन्च कर पाएंगे। और इस सब के लिए ना सबसे ज़्यादा ये लोग परेशान थे सॉल्ट के टैक्स से। क्योंकि देखो नमक सभी के घर में पाया जाता है, गरीब हो या फिर अमीर हो, बिना नमक के कोई खाना किसी को मतलब बिल्कुल ही बेस्वाद लगता है। ठीक है, तो इनका ये था कि हम पहले सॉल्ट वाले जो जो सॉल्ट टैक्स है हम उसको एबॉलिश करेंगे। तो सॉल्ट अभी जैसे मैंने बताया सबके घर में पाया जाता था, तो एक एसेंशियल फूड आइटम है ये इन लोगों का। टैक्सेस जो थे सॉल्ट पर और जो गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, जो महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर करा कि इसको ये बहुत ही ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का, क्योंकि उन्होंने मोनोपोली भी तो स्टैब्लिश कर रखी थी ना अपनी। तो महात्मा गांधी जी के लेटर को उन्होंने बोला, मतलब गांधी जी ने बोला कि ये आप हमारी तरफ से एक अल्टीमेटम समझ लो, अगर आपने हमारी ये डिमांड जो 11 डिमांड है वो हमारी डिमांड अगर आपने 11 मार्च तक फुलफ़िल नहीं करी, ठीक है, तो हम एक पैन इंडिया बेसिस पे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। और इरविन जो था वो अभी मूड में था नहीं नेगोशिएट करने के। ठीक है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था नेगोशिएशन करने का, लिखा था मैंने साफ साफ स्टेटमेंट। ठीक है, उसको उसका मन नहीं था नेगोशिएट करने का। ठीक है, तो उसने अवॉइड कर दिया। तो महात्मा गांधी मतलब उसको ये लगा ना कि हाँ क्या ही कर पाएंगे ये लोग, ये लोग बस एजिटेशन करते रह जाएंगे, जो काम करना है हम खुद ही कर लेंगे। तो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ये अपना फेमस कैंपेन है सॉल्ट मार्च का, उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। 78 उस टाइम पे 78, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 72 क्यों लिखा है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे 72 नहीं है, यहाँ पे 78 है ये। ठीक है, 78 है, 72 नहीं है। जब इन्होंने ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा तो 78 इनके साथ मेंबर्स थे, नॉट मेंबर्स, वो लोग ही थे, नॉर्मल लोग थे। ठीक है, ये लोग 240 माइल्स कवर किए थे फ्रॉम अपने ये गांधी जी के आश्रम से जो कि साबरमती में था। वहाँ से ये लोग गए, फिर गुजरात का जो कोस्टल टाउन था डंडी, वहाँ पे ये लोग गए। जो वॉलंटियर्स थे, जो मतलब 78 जो लोग थे इनके साथ में, वो 24 डेज़ तक पैदल चले थे। मतलब हर दिन 10 माइल वो लोग चलते थे, 10 मील चलते थे वो लोग। तब जाके 24वें दिन जाके वो वहाँ पे पहुँचे। और बहुत सारे जो लोग थे, हज़ारों के तादाद में जो लोग थे, वो महात्मा गांधी को सुनने आए थे। जहाँ पे भी वो रुकते थे महात्मा गांधी, वो सभी को स्वराज का मतलब बताते थे कि नहीं, जो आप लोग सोच रहे हो ना स्वराज का मतलब वो नहीं है। आप एक हो के सोचो कि आप इंडियन हो। आप ये मत सोचो कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप आपके साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आप बस ये सोचो कि आप इंडियन हो और आपको चाहिए आज़ादी। ठीक है, ये जहाँ भी वो रुकते थे गांधी जी वो बताते हुए चलते थे। एक सेकेंड, ओके। सो 6 ऑफ अप्रैल को ये वहाँ पहुँचे, डंडी में पहुँचे। इन्होंने ब्रेक किया, वॉयलेट करा उस सॉल्ट लॉ को, और जो सी वाटर को बॉईल करके इन्होंने खुद ही सॉल्ट बना लिया। वहाँ पे जो सॉल्ट लॉ था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे प्यारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ओके गाइस, अब सवाल ये आता है कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था। इसका आंसर मैं देती हूँ। आप देखो पहले क्या था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, आपको बस बॉयकॉट करना था चीज़ों को कि लाइक हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन वाला ही कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, अभी लोगों को ये कह दिया गया कि आप उन लोगों के साथ कोऑपरेट भी नहीं करोगे। ठीक है, एज वेल एज आपको जो कॉलोनियल लॉज हैं आपको वो ब्रेक करना पड़ेगा। 1921 और 1922 में जो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो भी कुछ हो रहा था, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वट एवर, जो लॉयर्स थे, टीचर्स थे, स्कूल मास्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सबने बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, फिर देखोगे वो इतना ज़्यादा ठीक से हुआ नहीं था। बट यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि आपको बॉयकॉट तो करना ही है, बट आपको रूल्स को भी ब्रेक करना है, जो कॉलोनियल लॉज है ना उनको भी ब्रेक करना है। जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में ये 1000 ऑफ पीपल जो थे, बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा अपने घर में। मतलब वो लोग सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करे। ठीक है, जो सॉल्ट फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर अटैक वगैरह करे गए। जैसे मूवमेंट स्प्रेड हो गया, फॉरेन क्लोथ को भी फिर से वापस से बॉयकॉट कर दिया गया, लिक्वर शॉप को पिकेट करा गया। मतलब लिक्वर शॉप्स पर पिकेटेड, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यू कैन सी, प्रोटेस्ट होता है पिकेट करने का मतलब।
ठीक है। पीजेंट्स जो थे वो रेवेन्यू देने के लिए मना कर दिए, चौकीदारी टैक्स जो लगा हुआ था सब कुछ देने के लिए मना कर दिया गया। विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बहुत सारे जगह पे जो फॉरेस्ट वाले जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट करा। ठीक है, वो लोग, मैंने जैसे बताया था कि एक रिज़र्व फॉरेस्ट है, बाकी जो अदर वाला फॉरेस्ट है, जो जो रिज़र्व फॉरेस्ट है उसमें था टिम्बर वगैरह था उन लोगों के लिए, तो वो उसमें नहीं जा सकते थे। तो बाद में जो फॉरेस्ट लॉज को इन लोगों ने जब ब्रेक किया तो वो उसी रिजर्व फॉरेस्ट में जाना शुरू कर दिए, पेड़ों वेड़ों को काटना, नॉट पेड़ों को काटना, बट ऑब्वियसली जो रूल्स वगैरह जो रेगुलेशंस बना रखे थे ब्रिटिशर्स की, आप इसमें अपने कैटल को ग्रेज नहीं करा सकते हो, ठीक है, भेड़ बकरी को नहीं आप इसमें घास चढ़वा सकते हो, वो सब ये लोग करने लगे। इन सारे डेवलपमेंट को देखकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनमें हो गई चिंता कि भाई अब करें तो क्या करें। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को लगा कि ये जब ये अरेस्ट करेंगे लोगों को तो वहाँ पे थोड़ी सी शांति आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जब इन लोगों ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, नॉट लोगों को, लीडर्स को जब अरेस्ट करना शुरू किया कांग्रेस के, इसकी वजह से और ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हो गए बहुत सारी जगह पे। जब अब्दुल गफ्फार खान, एक इनको ना फ्रंटियर गांधी जी भी कहा जाता है, ये अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे महात्मा गांधी जी से। तो जब इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट करा गया तो जो एंग्री क्राउड्स थी, ठीक है, उन्होंने पेशावर की गलियों में आकर के, जो भी पाकिस्तान में है, वो पेशावर की स्ट्रीट में आकर के डेमोन्स्ट्रेशन करना चालू कर दिया, प्रोटेस्ट करा, ठीक है। पुलिस ने फायरिंग वगैरह करी, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत लोग मारे भी गए, लोग भी मारे गए, सिविलियंस भी, पुलिस के ऑफिशियल्स भी। 1 महीने के बाद आप देखोगे जब महात्मा गांधी हिमसेल्फ, उनको खुद ही अरेस्ट कर लिया गया, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं शोलापुर के, उन्होंने अटैक करा पुलिस के पोस्ट पे, पुलिस स्टेशंस पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो कि ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज़ करते थे कि हाँ यहाँ पे है भैया ब्रिटिश रूल है यहाँ पे, सबके सब चीज़ों को अटैक करा, ठीक है। गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। उन्होंने फिर से वापस एक पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन वो स्टार्ट करे, पीसफुल सत्याग्रही के ऊपर अटैक करा, वेमेन पे, चिल्ड्रंस को मारा, वेमेंस को एंड चिल्ड्रंस को मारा। आप बोलो लगभग 1 लाख लोगों को तो इन लोगों ने अरेस्ट ही कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आप देखो ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी जी ने फिर से डिसाइड करा कि वो एक बार मूवमेंट को बंद कर देंगे, और वो बंद कर दिए वो। उसके बाद में मतलब पहले उन्होंने सोचा कि मूवमेंट को फिर से विड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये इरविन के पास गए, वहाँ पे एक पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वाले सेशन में, जस्ट अ मिनट। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या था, इस गांधी इरविन पैक्ट में मतलब इसकी वजह से जो गांधी जी थे ना, वो मान गए कि चलो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे जो कि लंदन में होने वाला है, और उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने अरेस्ट करा गवर्नमेंट ने, वो उनको छोड़ देंगे, ठीक है। आप देखोगे दिसंबर 1931 में गांधी जी गए लंदन उस कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। गांधी जी वहाँ पे गए कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में, एंड देन अगेन नेगोशिएशन नहीं हो पाई वहाँ पे, जो रूल्स वगैरह थे वहाँ पे भी वॉयलेट हो ही गया, और गांधी जी को डिसअपॉइंट होकर के वापस इंडिया आना पड़ा। जब वो इंडिया आए, ठीक है, तो उनको ना सारी मूवमेंट जो जितनी भी थी, रिप्रेशन की जो साइकिल थी ना, वो नई तरीके से शुरू हो रही थी। गांधी जी को ये लगा था कि वो वहाँ पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक करके आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको ये लग रहा था कि वो वहाँ पे गए और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एज़ पर गवर्नमेंट सेड, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पे न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन देखने को मिला। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, दोनों लोग ये जेल में थे। जो कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, एक सीरीज़ ऑफ मेजर्स था वो इम्पोज कर दिया गया था कि अब आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, कुछ भी ग्रीटिंग्स वगैरह कुछ भी भेज नहीं सकते हो, ठीक है। अब मतलब आप बिल्कुल हमारे अंडर में हो। उसके बाद में इन सारी चीज़ों को देखकर महात्मा गांधी जी ने फिर से सोचा कि नहीं, अब हमें रीलॉन्च करना पड़ेगा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, इतना हम नहीं सहने वाले हैं। बट आप देखोगे जैसे ही महात्मा गांधी जी ने रीलॉन्च करने को सोचा ओवर अ ईयर, तो मूवमेंट कंटिन्यू तो हुआ, लेकिन 1934 में इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम गाइस, ठीक है। अभी बात करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा, जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था उसको इन्होंने कैसे देखा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो कंट्री साइड के, क्योंकि बहुत सारे सोशल ग्रुप थे जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा था, पीजेंट्स भी थे, टेनेंट्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। बात करते हैं इनके बारे में। कंट्री साइड में आप देखो तो जो रिच पीजेंट्स की कम्युनिटी थी, लाइक पटीदार्स ऑफ गुजरात, ठीक है, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हम रहते हैं बेसिकली, तो वो इस मूवमेंट में एक्टिव थे, ठीक है।
उन्होंने बहुत, क्योंकि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करने का काम करते थे, तो अब जब वो कॉमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे तो उनको इसके जो रिपरकशन थे, इसके जो इम्पैक्ट थे वो उन पे भी पड़े थे, क्योंकि जो कॉमर्शियल क्रॉप था वो सब तो सब ब्रिटिशर्स लेके चले जाते थे, सब वो इन लोगों को मिलता तो था नहीं। ठीक है, इन लोग को कॉमर्शियल क्रॉप मिलता था नहीं उतना, लिवलीहुड उन लोगों की खतरे में थी, चल पाती थी नहीं, और टैक्सेस वगैरह ऊपर से तुम और लगा दे रहे हो। तो इन लोगों ने ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ट्रेड के डिप्रेशन की वजह से, जो भी प्राइसेस जो कम हो रहे थे, ऊपर से आप प्राइसेस भी कम कर दे रहे हो, तो ये तो लॉस में जाएंगे ना, इनको बहुत लॉस हो रहा था। जैसे ही इनका कैश इनकम डिसअपियर हुआ तो इन लोगों को लगा कि अब तो हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे ना, तो उस रेवेन्यू को या तो कम कर दो, या फिर हमारी जो इनकम है उसको बढ़ा दो, ठीक है, या फिर रेवेन्यू को हमारा ख़त्म ही कर दो बिल्कुल। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट से ये डिमांड करी कि आप हमारा जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस करिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। जो रिच पीजेंट्स थे वो बहुत ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्शन ऑफ जो पीपल थे कुछ कुछ डिमांड तो कर ही रहे थे, जिसमें से पीजेंट्स थे वो हमेशा से रेवेन्यू कम करने की डिमांड कर रहे थे। तो जो रिच पीजेंट्स थे वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम में आने लगे। पहले तो मैंने बताया था ना कि जो रिच पीजेंट्स हैं वो थोड़े से ढंग के कंडीशन में थे पुअर पीजेंट्री से, बट फिर भी यहाँ पे ये लोग प्रॉब्लम में आने लगे। तो जो रिच पीजेंट थे उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी बनाई और अपने अपने मेम्बर्स को उस वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई उसमें कि आप आके ज्वाइन करो, और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स हैं जो कुछ भी है आप सबको जो भी बॉयकॉट हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बॉयकॉट प्रोग्राम, आप उसमें आके पार्टिसिपेट करो। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? दैट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़ की। मैंने बताया ना कि अभी सबके लिए अलग अलग मतलब था। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो जो हाई रेवेन्यूज़ आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, ठीक है, उसका मतलब था उनके लिए, मतलब स्वराज का मतलब ये था उनके लिए, ठीक है। बट उनको वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए जब मूवमेंट को बंद कर दिया गया 1931 में, बिना ही, क्योंकि रेवेन्यू रेट्स जो थे ना वो पहले भी बढ़ ही रहे थे, अभी भी बढ़ ही रहे थे। उनके पार्टिसिपेट करने की वजह से रेवेन्यू जो था वो कम हुआ नहीं, जबकि 1931 में वो मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया। तो जब वो मूवमेंट को रीस्टार्ट करे ना 1932 में गांधी जी, तो इन लोगों ने जो पीजेंट्री वाला जो पॉपुलेशन था, तो टेनेंट्स वाला, जो रिच पीजेंट वाला, बेसिकली इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे इसमें, आपने पहले एक बार विड्रॉ कर रखा है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो पूरा पीजेंट्री थी, मतलब जो गरीब तबका था पीजेंट्स का, वो उनकी अलग ही डिमांड थी। उनकी ये तो डिमांड थी कि आप रेवेन्यू को कम करो, बट उनकी अलग डिमांड थी, क्योंकि जो बहुत सारे जो उसमें पीजेंट थे वो छोटे जो टेनेंट्स हुआ करते थे उनके लैंड पे जाके कल्टीवेट किया करते थे, और उनको रेंट वगैरह भी देना पड़ता था। उनकी ये भी डिमांड थी, जैसे जैसे उनका ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, कैश इनकम ख़त्म होते जा रहे थे, तो जो स्मॉल टेनेंट्स थे उनको ये डिफ़िकल्टी होने लगी रेंट वगैरह पे करने की, ठीक है। तो क्या करते वो लोग, इनकी अलग ही डिमांड थी। वो चाहते थे कि जो ये हमने जो रेंट अभी तक ड्यू रखा है, हमने जो पे नहीं रखा है लैंडलॉर्ड को, वो हमारा रेमिट कर दिया जाए, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल भी। तो उन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन करे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा लॉन्च करे गए थे, ठीक है। अपने अपने इश्यूज़ को रेज करा, और उसके बाद जो रिच पीजेंट्स थे और जो लैंडलॉर्ड थे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, बट जो कांग्रेस थी उन्होंने सपोर्ट करा था नो रेंट कैंपेन्स को। तो जो रिलेशनशिप है पूरर पीजेंट और कांग्रेस का, वो अनसर्टेन ही रहा, क्योंकि देखो दिक्कत ये थी, नो सॉरी, अब कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं करा था नो रेंट कैंपेन को, क्योंकि एक तो कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं करा था, दो तीन रीजंस थे इसके कि उन लोगों ने बाद में क्यों सपोर्ट नहीं करा। जो रिच पीजेंट्स थे वो तो स्टार्टिंग में सीडीएम को सपोर्ट करे थे ना, सीडीएम मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट आपने जब 1931 में उसको बंद कर दिया तो लोगों को लगा कि हमारे रेवेन्यू राइट्स तो अभी भी वही हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जो रेवेन्यू आप ले रहे हो हमसे, जो टैक्सेस ले रहे हो, वो तो अभी भी हाई पे ही चल रही हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो क्या होगा उसका? बाद में जब वो बंद कर दिया, फिर बाद में वो लॉन्च करे 1932 में, तो बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं कर रहे। उसके बाद भी जो पूरर पीजेंट्री थी, जो पीजेंट्री मीन्स जो गरीब तबका था किसानों का, उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, एक टाइम पे हमें नहीं मिला, हो सकता है अब मिल जाए। तो उनकी अलग डिमांड थे। जो स्मॉल टेनेंट्स थे वो दूसरों के लैंड पे कल्टीवेट वगैरह किया करते थे, तो उनको रेंट वगैरह पे करना पड़ता था। तो इनका ये डिमांड था कि रेवेन्यू तो कम करो ही, जो हमने हमारे जो रेंट वगैरह जो ड्यू है, जो हमने अभी तक नहीं पे करा है, आप उसको कम कर दो या फिर उसको आप ख़त्म कर दो, ठीक है। एक सेकेंड। तो इन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करा था, बट आप देखोगे कि जो ये नो रेंट कैंपेन्स है इसको कांग्रेस उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया, बट हाँ जिसे सपोर्ट करना चाहिए वैसे सपोर्ट नहीं करी। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है गाइस, बट आप मेरे मुंह से कहानियाँ सुनते जाओ, पीपीटी का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल सा ही लिखा हुआ है। और इस इतने से काम ना जीएस में चलेगा, ना ऑप्शनल में चलेगा, ना मेंस कहीं पे भी नहीं चलेगा। जो बता रहे हैं बस वो सुनते जाओ।
तो जिस वजह से जो पुअर पीजेंट्स हैं और जो कांग्रेस है उन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी सीट असल हो गई। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिज़नेस क्लास थी, वो इस मूवमेंट के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरीके से लिया। सो वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, लाइक सेल्फ प्रमोशन थोड़ा सा बनता है ना इतना बोलने के बाद। तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट हाँ आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपको ही होगा। आप सर को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, बट मेल ना करना, जस्ट आप सर को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है और कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बना हुआ है गाइस, यहाँ पे बस टीचर्स दिख रहे हैं बट कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। सो हरी अप, लेट मत करो। नो मैटर व्हाट, आपने प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, नहीं निकला, हम आपको गारंटी दिलाते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। एज बिकॉज की जो 2023 वाला प्रीलिम्स था, सबने देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आई थी, बट स्टिल उसके बाद भी YSIS के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 80-90 प्लस स्कोर करा है। प्रूफ भी दे सकते हैं हम, उसके लिए आप सर को कांटेक्ट कर लो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।